जो प्रीवियस पार्ट हमने स्टडी किया था उसके आगे हम आते हैं और 9.2 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको गैलीलियो साहब ने दिया था और इसी के कॉन्सेप्ट पे आगे न्यूटन ने भी अपने लॉ को दिया। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, लेकिन न्यूटन ने जब 3 लॉ दिए तो उससे पहले उन्होंने गैलीलियो के जो लॉ, गैलीलियो ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन जो रीडिंग दी थी उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही डीपली उसको स्टडी किया न्यूटन साहब ने, और उस बेसिस पे उन्होंने तब अपने 3 लॉ को दिए जो कि सक्सेसफुल रहा आने वाले समय में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। किस मोशन को ये स्टडी किया है गैलीलियो ने? इंक्लाइन प्लेन। आप देख सकते हो ये सरफेस जो है ये एक इंक्लाइन सरफेस है, इस पे स्टडी किया उन्होंने, और डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स इस पे नहीं लग रहा तो बिल्कुल ये जो जा रही है, ये बॉडी जो जा रही है बिल्कुल किसी स्पीड से जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, मार्बल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मार्बल ली हुई है आपने, अगर इसको रोल्स डाउन, नीचे की तरफ रोल्स कराया जाए तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ ये जब मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ये हमें भी समझ में आ रही है बात। तो इन नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर आपने मार्बल लिया और मार्बल आपका नीचे की तरफ, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये मार्बल ले लिया और मार्बल जो है नीचे की तरफ गिर रही है, बिल्कुल ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, अनबैलेंस फोर्स की तरफ, तो उसको आप, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एज रोल्स डाउन एंड अटेन्स अ डेफिनिट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम। ये मार्बल जो फॉल हो रही है, तो एक फॉल होने के केस में ये नीचे की तरफ जब आती है तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो मार्बल है वो क्या करती है? बॉटम पे पहुंचती है। ये अंडर ग्रेविटी का मामला है जिसके बारे में मैंने अभी बताया भी, वो तो आप अगले चैप्टर में स्टडी करोगे। फिलहाल इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन क्लाइम्स अप। जैसे मार्बल की वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा। मार्बल अगर नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और ऊपर जाएगा तो मार्बल की वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। वहीं 9.5C में, फिगर 9.5C में आप देखोगे, सोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइन ऑन बोथ साइड। ये जो प्लेन आप देख रहे हो इसके दोनों ही तरफ, ये जो प्लेन है ये दोनों तरफ, यहाँ पे सरफेस जो है दोनों तरफ आइडियल प्लेन है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आप बात करोगे तो इसके लिए गैलीलियो ने बताया था, उन्होंने बताया, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीजिंग फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल्स डाउन the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released। देखिए गैलीलियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उन्होंने साफ बताया था यहाँ पे, तो स्टेटमेंट गैलीलियो ने दिया है उसको यहाँ पे बिल्कुल आराम से फॉलो करता हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे कि गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, ये मार्बल जो है ये लेफ्ट साइड से रिलीज किया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो रिलीज करने के केस में क्या होगा? इट वुड रोल्स डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट। ये मार्बल आप देखो क्या सेम हाइट पे आ रहा है क्या? ये देखो सेम हाइट पे लगभग ये मार्बल आपको दिखेगा। जब आप जितनी हाइट से आप नीचे की तरफ आ रहा है उतनी ही हाइट पे दूसरी साइड उतनी ही हाइट पे जाएगा। लेकिन कंडीशन है बेटा, कंडीशन आपके लिए क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी है, मार्बल की एनर्जी है, दूसरे फॉर्म में लॉस नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए सरफेस पे, क्योंकि अगर सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो एनर्जी इसकी लॉस होगी और वो फिर सेम हाइट तक नहीं पहुंच सकता। तो इस चीज का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये क्लियर बता रहा है, इट रोल्स डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज। जितनी हाइट से रिलीज किया गया उतनी हाइट तक ये अप्रोच करेगा, उतनी हाइट तक ये पहुंच जाएगा। इफ द inclination of the planes on both sides are equal, the marbles will climb the same distance। अगर inclination same होती है तो मार्बल same distance को cover करेगा that it covers while rolling down। ठीक है, और if
द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वेयर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। आप देख सकते हो डायग्राम में जो है डिक्रीज कर रहा है। राइट साइड का जो प्लेन सरफेस दिया हुआ है बच्चे, वो पहले इस तरह का था, इसकी इंक्लाइनेशन पहले ऐसी थी, अब इसकी इंक्लाइनेशन को और कम किया गया और फिर और कम कर दिया गया। इस तरह से इंक्लाइनेशन को बार बार डिक्रीज किया जा रहा है। तो क्या होगा? तो वैसे केस में आप देखो, देन द मार्बल्स वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। मार्बल और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा जब तक वो सेम हाइट को कवर न कर ले। देख लेते हैं यहाँ पे क्या वो सेम हाइट कवर कर रहा है क्या। तो फर्स्ट वाले में देखा आपने, इस हाइट पे आ रहा है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में भी आ रहा है लगभग अप्रॉक्स, और थर्ड वाले में भी आप देखो। मतलब हर केस में वो क्या कर रहा है, मार्बल वो सेम हाइट को अटेन कर रहा है। ठीक है, कंडीशन वही है, सरफेस जो होनी चाहिए फ्रिक्शनलेस सरफेस होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। इफ द राइट साइड प्लेन वेयर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अगर राइट साइड सरफेस को हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए, दैट मीन्स उसकी इंक्लिनेशन को जीरो कर दी जाए, तो द मार्बल वुड कंटिन्यू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम। जहां से ये रिलीज किया उस हाइट को अचीव करने के लिए मार्बल जो है फॉर एवर वो मूव करता रहेगा। कि समझ जाओगे, ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। बेशक आप उसको वो हाइट वहां पे नहीं मिल रहे हो, लेकिन जो मार्बल बॉल है, दिस मार्बल बॉल ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज फ्रॉम। जहां तक से उसको रिलीज की गई है उस हाइट को गेन करने के लिए वो अपने स्पीड से चलता रह जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे क्या है, वो जीरो है। दिस इट does suggest that the unbalanced जो external force होती है is required to change the motion of the marble, but no net force need to sustain the uniform motion of the marble। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स लगाने का मकसद ये होता है कि उसकी जो स्पीड है अगर यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म कर दी जाए, उसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया जाए। ये सब चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड होती है जो कि चेंज कर सकता है मोशन के, मार्बल के मोशन को, लेकिन कोई ऐसा फोर्स नहीं है, नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। यूनिफॉर्म मोशन जो मार्बल का है उसको सस्टेन करे, ऐसा कोई फोर्स वहाँ पे नहीं है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज़ डिफिकल्ट। जैसे कि अभी आपने पूछा कि सर ऐसा पॉसिबल है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस आपको चाहिए, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं हो सकती, चाहे आप उसको कितना भी ज़्यादा रब करके या उसमें ऑयली। ज़्यादातर फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाने के लिए आप क्या करते हो, कोई लुब्रिकेंट डालते हो, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, ये सब चीज़ें उसमें लगाई जाती हैं। तो बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव जीरो अनबैलेंस फोर्स। जीरो अनबैलेंस फोर्स को अचीव करना ये डिफिकल्ट है। दिस इज बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन कर रहा है, ये जैसे आप देख रहे हो आगे आगे आपकी जो ऑब्जेक्ट चल रही है, ये बॉल जो मार्बल बॉल है आगे रोल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन सरफेस के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा, जो कि सरफेस के कांटेक्ट में होगा। तो ये हमेशा इसके मोशन का अपोज करता रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये तो हमें पता ही है। Thus in practice the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the planes. प्लेन के टॉप पे, प्लेन के सरफेस पे आप लुब्रिकेंट यूज कर लो, मार्बल थोड़ा स्मूथ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप लेके यूज कर सकते हो। ऊपर में जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ये चीज़ आप देख सकते हो। फर्स्ट वाला जो है, जो बॉल फर्स्ट बॉल है और फर्स्ट इंक्लाइन है, तो द डाउनवर्ड मोशन एक पहले वाले में आप देख सकते हो। दूसरे वाले में आप देखोगे द अपवर्ड मोशन ऑफ द मार्बल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, और सी वाले में
ऑन ए डबल इंक्लाइन प्लेन। डबल इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे जो सी वाला मैंने डिस्कस किया था 99.5 सी शोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन ए आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो अगर यहाँ पे मार्बल आगे चला गया बिल्कुल नॉर्मल प्लेन सरफेस पे, तो वहाँ पे मार्बल हमेशा वो चलता रह जाएगा। इस तरह की बात वहाँ पे गैलीलियो ने बताई थी। अब देखो यहाँ पे गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को ही, क्योंकि न्यूटन्स का फॉर्मूला तो बहुत ही फेमस है, लेकिन वो फेमस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट किसने कहाँ से आया, तो वो गैलीलियो के इससे आया हुआ है। न्यूटन फर्दर स्टडीड द गैलीलियोस आइडिया ऑन द फोर्स एंड मोशन एंड presented three fundamental laws that governs the motion of object. These three laws are known as Newton's law of motion. The first law of motion is stated as, सब बच्चे जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत बार आपको अभी तक बहुत बार समझ चुके होंगे, इसके एग्जाम्पल को भी देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं। An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to the change that the state by an applied force. That means जब तक आप कोई भी बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, तो इट विल बी ट्राई टू बी इन रेस्ट, और अगर वो मोशन में है देन इट विल बी ट्राई टू इन मोशन until or unless no any external force acts on them. So you can write your own language during the definition of the first law of motion of Newton's law. In other words, all objects resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep move with same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is known as law of inertia. अगले पैराग्राफ में आप देख सकते हो बेटा, certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the drives applied braking force to stop the motor car. आप कार में बैठे हो, कार चल रही है और आप अचानक ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो आप क्या करोगे? आप आगे की तरफ बेंड हो जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहिए। तो ब्रेक लग गई तो आपकी बॉडी तो मोशन में थी, कार तो रेस्ट में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी मोशन में होने के कारण वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडीज टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन because of its inertia. A sudden application of brakes may thus cause injury to us by अगले पेज में देख लेते हैं, by impact of collision with the panel in front. Okay. Safety belts are worn to prevent such accidents. ठीक है ना। अब आपको ये तो बताया गया है कि भाई सेफ्टी बेल्ट तो लगानी पड़ती है जब आप ड्राइव करते हो, या फिर ड्राइव करने वाले भी लगाते हैं, और जो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे होते हैं वो भी लगाते हैं। इवन बैक सीट पे भी सेफ्टी बेल्ट होती है, तो वो भी आप लगा सकते हो अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो, सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। ठीक है, आगे की तरफ बॉडी तो मूव करेगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, वो जो आगे की तरफ मूव करेगी, तो वैसे केस में आपका थोड़ा मोशन जो होगा फॉरवर्ड की तरफ जो होगा, वो बेल्ट आपको रोक के रखेगा, थोड़ा स्लो मोशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप इंजरी से बच जाओगे। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। ठीक है, अब ये थोड़ा सा दूसरा एक्सपीरियंस होगा कि बस अचानक आप खड़े हो बस पे और बस जो है सडनली मूव करना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? नाउ वी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, इस समय में आप पीछे की तरफ मूव कर जाओगे। दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन
to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus. अब देखो बस, जिस बस पे आप खड़े हो उसके फ्लोर पे, और बस तो मोशन में है, तो बस मोशन में है, मोशन में जैसे ही आएगा आपका फीट तो रेस्ट में था, तो वैसे केस में आप क्या करोगे, आप वहां पे पीछे की तरफ आप बेंड होगे. बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. यहाँ पे भी इनर्शिया के कारण बॉडी क्या होती है, रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन आपके बस के मोशन के कारण में बॉडी को क्या होता है, बॉडी को एक जर्क लगता है बैकवर्ड साइड में, जिसके कारण वो पीछे की तरफ बेंड होता है. व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न, अब मान लो आप मोटर में बैठे हो और शार्प टर्न ले रहा हो, कट मार रहा हो, कहीं पे यू टर्न मार रहा हो, तो हाई स्पीड वी टेंड्स टू गेट थ्रोन टू वन साइड. आपको लगता है कि आप गेट से बाहर की तरफ चले जाओगे, थोड़ी सा एक डायरेक्शन आपको लगता है कि गेट से बाहर की तरफ चले जाओगे. दिस कैन बी अगेन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. वी टेंड्स टू कंटिन्यू आवर स्ट्रेट लाइन मोशन. आप चाहना चाहते हो बिल्कुल, आप जैसे मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब तक चल रही थी ना कार, तब तक आप स्ट्रेट लाइन में थे, लेकिन अब आपने कार ने टर्न मारा तो आप स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहोगे. इसके कारण क्या होगी, आप कार तो टर्न मार रही, लेकिन आप इसकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहती थी, इसलिए वो क्या लगेगा आपको, वो कार के अगेंस्ट आपका फोर्स लग रहा है, आपकी बॉडी का फोर्स लग रहा है. ठीक है. व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार, वी स्लिप टू वन साइड of the seat due to inertia of our body. The fact that a body will remains at rest unless attached upon by the unbalanced force can be illustrated through the following activities. तो ये activities मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा.